शाम की मदद करेंगे नहीं करेंगे बताइए मुझे आप। लास्ट वीडियो मैंने एक प्रोमो वीडियो डाला इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आप लोगों से एक थोड़ा सा क्लिप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है इस चैप्टर की रिलेवेंस क्या है। अगर ये चैप्टर आपको आता होगा तो आप शाम की मदद कर पाएंगे, जो कि एक गाँव में रहता है, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो शहर जा रहा है तो वो इस प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ा देगा और शहर जाकर जॉब करेगा। जॉब से जो है उसको पैसे मिलेंगे और वो शायद लोन ले ले और एक घर अपना सिटी में ही खरीद ले, वहाँ पर खुद रहना स्टार्ट कर दे। ये पूरी प्रक्रिया है, शाम का केस है। अगर आप ये चैप्टर को पूरा करते हैं तो ये वाला केस तो आप कर ही पाएंगे, और उसके साथ मान लीजिए कि शाम ने 3-4 प्रॉपर्टीज और ले ली है, वो वाला केस भी आप कर पाएंगे। क्या कह रहे हो सर? हाँ जी, सब चीज़ें आप कर पाएंगे ये चैप्टर का पूरा होने के बाद। अपने घर में भी आप देख सकते हैं, रिलेटिव को देख सकते हैं, बता सकते हैं आपकी कितनी प्रॉपर्टी, तो हम बताएंगे कितना इनकम पर टैक्स आपको देना होगा। अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम लोग बताएंगे। यानी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी इस चैप्टर के बाद। तो क्या कहते हो, करना चाहोगे ये चैप्टर मेरे साथ? हाँ जी सर, करना चाहेंगे सर, फीस दी है, करना तो है ही हमें तो सीखना है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 27 तक, ये जितने भी लाइन में सेक्शन आ रहे हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे हम कवर करेंगे अपनी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में एग्जाम में है 8 नंबर तक का आ सकता है, 4 से 8 नंबर का आएगा। हाँ, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है एक बार जरा देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए आप, ये जो 4 दीवारी बनी हुई है ना, उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो ढकी हुई चीजें होती है, ओपन नहीं, ओपन स्पेस नहीं। वैसे तो पार्क है वो भी हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, स्टेडियम में हाउस प्रॉपर्टी होएगा नहीं। 4 दीवारी में जो ढकी हुई चीज होती है, कवर्ड चीजें होती है, उसे आप बोलते हो ये हाउस प्रॉपर्टी है, जिसके साथ लैंड भी जुड़ा हो सकता है। क्योंकि बहुत होते हैं जिनकी बालकनी होती है, थोड़ा सा गार्डन होता है, हल्का सा लैंड जुड़ा होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। जो अलग से लैंड है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। सर ये हमें क्यों बता रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो ये तो पता होना चाहिए ना हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है और कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी जो है 4 दीवारों से जो ढकी हुई होती है, कवर्ड होती है, उसे हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके साथ लैंड भी जुड़ा होता है, जिसे बोलते हैं लैंड अपरटेनेंट देयर टू। देखो यहां लिखा हुआ है अपरटेनेंट देयर टू, इससे जुड़ा हुआ है। यहां से जो आएगी रेंटल इनकम से आएगी रेंटल इनकम, लैंड जुड़ा है उससे, इस प्रॉपर्टी से अलग अलग आएगी, एक साथ आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। जो सिर्फ लैंड है वो हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है सर, उससे हाउस प्रॉपर्टी जुड़ी भी नहीं है, वेकेंट लैंड है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होएगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होएगा। बात खत्म सर। मजे की बात यह है कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो घर होता है जहां पर आप रहते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर आपका चाहे रेजिडेंशियल घर हो या फिर ऑफिस का स्पेस हो सकता है कि आपने कोई कमर्शियल स्पेस ले लिया, दुकान ले ली, रेंट पे चढ़ा दिया, दुकान से रेंटल आ रहा है, तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। यानी कि कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, घर हो, घर से जुड़ा हुआ लैंड हो, उनका जो रेंटल होता है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होता है। खाली जो लैंड होता है वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होता है। दोस्तों एक मैं आपको मजे की बात बता देता हूं, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे तो वहां पर हम देखते थे भैया जो शेयर कैपिटल वगैरह है या जो शेयर्स वगैरह है, सिक्योरिटीज वगैरह हैं, वो कैपिटल एसेट होता है। अगर उसे हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। पर जिसका काम शेयर की ट्रेडिंग करना है, जो ब्रोकर्स वगैरह हैं, उनके लिए तो ये बिजनेस इनकम होता है। सर बात तो सही है, जिनका काम ही खरीदने बेचने का है शेयर्स का, उनके लिए तो बिजनेस इनकम होगी। तो सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी भी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें कहा गया है कि जिसका रेंट पर चढ़ाना और उससे इनकम कमाना यही बिजनेस है, तो उसके लिए जो है ये पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, खूब सारे पैसे होते हैं, कमाकर जो है प्रॉपर्टी में डाल देते हैं और प्रॉपर्टी में डालकर उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। फिर जो रेंट आता है उससे जो है दूसरी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करते हैं और फिर जो है उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। ये उनका बिजनेस है, ये उनका धंधा है।
ऐसा नहीं कि 2-3 प्रॉपर्टी उनके पास कुछ पड़ी है, चलो एक रेंट पे चढ़ाई हुई है, ऐसा नहीं है। उनका काम ही ये है, यही उनकी इनकम का सोर्स है। तो उनके लिए जो है पीजीपीपी इनकम मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ना कि आपके एक्ट में ऐसा कुछ लिखा है। एक्ट में तो लिखा है जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी, पर इस पर कई विवाद हो गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आया और उन्होंने कहा भैया जिसका बिजनेस है वो पीजीपी में इसको टैक्सेबल कर सकता है। सर क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी को बेचता हूं, अगर सेल कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, तो क्या ये मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगी? द आंसर इज नो। काहे सर, काहे? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली रेगुलर जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी जिसको हम कैपिटल एसेट भी मानते हैं उसे आप ट्रांसफर कर देंगे तो उससे आने वाला गेन जो है कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल होगा, जिसकी हम क्लासेस इसके बाद करेंगे। यानी हाउस प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन, उसके बाद आपका पीजीपी, अदर सोर्सेज एंड देन सैलरी। तो पांचों हेड आपके ऐसे कवर करवा दिए जाएंगे। फिर छोटे मोटे चैप्टर्स और हैं वो भी कवर करवा दिए जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं और अगर आप चाहें तो पॉइंटर्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहे तो सारी चीज़ें नोट्स में लिखी है, ऑलरेडी लिखी है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिडेंशियल कमर्शियल लैंड जुड़ा होता है, ठीक है। वेकेंट लैंड होगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में टैक्सेबल नहीं होएगा। अब जिसका जो बिजनेस है वही रेंट पे चढ़ाने का, तो उसके लिए तो पीजीपी इनकम होगा। एक इंटरेस्टिंग बात और आती है, आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखी होगी। यहाँ पर लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर एसेट होता है, और एसेट साइड पर यहाँ पर आते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कई बार आती है बिल्डिंग 10 लाख, प्रॉपर्टी 15 लाख। प्रॉपर्टी कंपनी ने कई बार गेस्ट हाउस ले लिया होता है अपना खुद का। यानी कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी लेती है, और उस प्रॉपर्टी से अगर उस प्रॉपर्टी में वो अपना बिजनेस कर रही है, रेंट पे चढ़ा रही नहीं, बिजनेस कर रही है, तो उससे जो आने वाली इनकम है, उन प्रॉपर्टी से आने वाली जो इनकम है वो तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा ना। कि आप यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे उस बिल्डिंग पे, आप और खर्चे माइनस करेंगे और आपकी बिजनेस इनकम निकल कर आएगी, नेट प्रॉफिट निकल कर आएंगे। अगर बिजनेस ने भी कोई चीज़ रेंट पे चढ़ा दी है, अपना कोई पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाया है और उसका काम रेंट पे चढ़ाने का नहीं है, तो उस केस में तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। पर उनका कोई ऑफिस है या कोई उन्होंने ऐसे घर वगैरह लिया है, किसके लिए? अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से, तो उस केस में वहाँ से जो इनकम आएगी वो इनकी पीजीपीपी इनकम होगी। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? तो मैं एक और आपके पास केस शेयर करने वाला हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आपके पास आने वाला है अभी। प्रॉपर्टी डेवलपर का नाम सुना है क्या आपने? प्रॉपर्टी डेवलपर, सर ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े घर बनाते हैं। ये देखो, बड़े बड़े घर बनाते हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे नोएडा के बाद मेरे मुंह से कनाडा निकलने वाला था, वो कनाडा इंडिया में नहीं है। देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन वहाँ पर बसे हुए हैं। अभी पिछले साल तो लाख इंडियन गए थे, 1 लाख इंडियंस। परमानेंट रेजिडेंसी चालू है सर, अगर आप स्किल्ड हो तो जाओ रहो। मेरे पास भी वर्क जो होते हैं ना, वर्क वीज़ा लगता है, और जो जॉब के लिए जो ऑफर आते हैं ओवरसीज़ प्लेसमेंट के लिए आते हैं। पर मैं इंटरव्यू देने भी नहीं गया ओवरसीज़ प्लेसमेंट का, क्योंकि मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। सऊदी अरेबिया का आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया का आता है, जाना ही नहीं है सर, नहीं जाना सर। हमें अपने देश की जो हालत है उसको सुधारनी है थोड़ी सी, और फिर अगर बिज़नेस के लिए जाना पड़े तो ज़रूर जाएंगे। और चलो बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, कई बार घूम कर आना है तो एक बार घूम कर भी आ जाएंगे, बट परमानेंटली जाने का कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं है। ये जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब क्या गारंटी की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी? मालूम है कि ये प्री बुकिंग लेते हैं आप लोगों से, पर प्री बुकिंग में सारा तो 100% तो बुकिंग नहीं होती है। मान लेते 50% बुक हो जाते हैं, इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, बना भी दिया, और बनाने तक इनके 70% जो हाउसेज हैं, यूनिट्स जो हैं वो बिक गई है। अच्छा सर एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है। सर ये जो बिल्डिंग बनाते हैं इसमें तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, तो एक बात बताइए, ये पूरा जो बिल्डिंग बनी है ये क्या एक हाउस प्रॉपर्टी है? ये जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो भी एक हाउस प्रॉपर्टी है? भैया अगर बिजली का मीटर, पानी का मीटर अगर अलग अलग कनेक्शन लगा है, तो जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई है ना, वो एक हाउस प्रॉपर्टी अलग से मानी जाएगी। आप लोग अपने घर में भी अगर 2 हिस्से कर देते हैं, 2 आप उसमें क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं उन प्रॉपर्टी को, परमानेंटली अलग अलग मीटर लगा देते हैं, आने जाने का रास्ता अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या होएगा? वो 2 प्रॉपर्टी ट्रीट होगी। ऐसे ही होगी ना, वरना सब कहेंगे भैया ये तो एक ही प्रॉपर्टी है। नहीं सर, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी बने हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बने, सब अलग अलग हाउस प्रॉपर्टीज हैं। तो मान लिया यहाँ पे 70% उनकी बिक गई है, बाकी जो 30% नहीं बिकी है, उस केस में क्या होएगा सर? हो सकता है कि ये उसको रेंट पे चढ़ा दे।
रेंट पे चढ़ा दे भैया, नहीं बिक रही तब तक रेंट पे चढ़ा देता हूँ, कोई लोग आएंगे रहेंगे, कुछ रेंटल ही मेरे पास आ जाएगा। तो ये इसका काम नहीं है रेंट पे चढ़ाने का, इसका काम है बनाकर बेचने का। वैसे तो सब लोगों के लिए जो हाउस प्रॉपर्टी को बेच के इनकम आती है वो कैपिटल गेन आती है, बट इस बंदे का तो काम ही क्या है, बनाकर बेचना, तो इसके लिए वो पीजीपी इनकम होती है। हालांकि इसका काम रेंट पे चढ़ाने का, उससे इनकम कमाने का नहीं है इसका प्लान जो है, इसका बिजनेस जो है। इसीलिए ये जो इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल होगी, क्योंकि भैया प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे चढ़ाया है, और रेंट पे चढ़ाने के बाद जो इनकम आ रही है, रेंट पे चढ़ाने के बाद जो इनकम आ रही है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानी जाएगी। आपको एक झटका देने वाला हूं जिसके बाद आप हिल जाएंगे। ये चीज़ सुनने के बाद आपके बिल्कुल ही होश उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, बताओ ज़रा। भाई ऐसा है कि अगर एक बंदे के पास इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल के पास 2 से अधिक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब खुद रहने के लिए यूज करता है, रेंट पे नहीं चढ़ाई है। 2 से ज्यादा है, मान लेते हैं कि 10 है। आपका एक्ट बोलता है भाई देखो इतने ज्यादा आप अमीर हो रहे हो तो 2 प्रॉपर्टी जो है वो तो आप मान सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी आप उसमें खुद ही रहते हो। भाई कल को क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी में रख लेते हैं, दूसरी एक और रख लेते हैं, कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो इसलिए आपका एक्ट जो बोलता है वो कहता है आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तो चलो अपने पास रख लो, बाकी जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी 8 हाउस प्रॉपर्टी और बच गई है ना, आप कहो यार मैं इसको रेंट पे चढ़ाता नहीं, रेंट पे चढ़ाऊंगा नहीं, रेंटल इनकम आएगी नहीं, रेंटल इनकम आएगी नहीं तो काहे का हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हमारी गवर्नमेंट कहती है भैया इतने ज़्यादा अमीर हो रहे हो भाई, तू इतने ज़्यादा अमीर हो रहे हो, ये जो 8 प्रॉपर्टी है ना, इस 8 प्रॉपर्टी पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा। मतलब हम इसे मान लेंगे, अगर आपने लेट आउट नहीं किया तो हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि आपने किराए पर चढ़ाई हुई है सर। और इसीलिए इसे हम बोलते हैं नोशनल इनकम। यानी इस चैप्टर में कुछ कुछ नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट भी है कि एक्चुअली में आपकी इनकम है नहीं, पर आप इतने अमीर हैं तो गवर्नमेंट ने बोला भैया देखो आप रेंट पे नहीं चढ़ा रही, आपकी गलती है, हम तो मान लेंगे कि ये रेंट पे चढ़ी है, और इसमें डीम्ड इनकम हम कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फंसा दिया सर, फंसा दिया। हाँ जी फंसा दिया, क्या कर सकते हैं। बिल्डर के लिए बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर ये जो 30% जो इसकी प्रॉपर्टी है जो नहीं बिकी, उसे रेंट पर ये नहीं चढ़ा पा रहा, वहां पे कोई रहने नहीं आ रहा, जिन लोगों ने खरीदा वो भी रहने नहीं गए, उनके पैसे फंस गए कि भाई कौन जाएगा, उजाड़ जंगल है, खरीद तो हमने लिया, बिल्डर ने सपने दिखाए थे, अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, 5 साल में बना है, हमें तो नहीं जाना रहने के लिए, कोई आया नहीं रहने के लिए, 30% जो घर है वो भी किराए पे नहीं चढ़ रहे, अब क्या करेगा बिल्डर। गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो जिस साल में आपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है, उस साल को खत्म होने के बाद हम आपको 2 साल और देते हैं, हम आपको 2 साल और देते हैं कि आप घर को बेच दो या किराए पे चढ़ा दो। अगर आप अगले 2 साल तक भी, यानी घर बना, मान लेते हैं कि 1 सितंबर 19 को बना, तो ये ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को ये साल खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन तो सितंबर 19 में हो गई थी, मार्च 20 आ गया है। इसके बाद 2 साल यानी कि 31 मार्च 22 के बाद भी अगर आपका रेंट पे नहीं चढ़ पाया तो हम तो मान लेंगे कि ये रेंट पे चढ़ना चाहिए था, और डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर इस प्रॉपर्टी पे आपसे इनकम पर टैक्स वसूल करेंगे, यानी इनकम आपकी होगी उस पर टैक्स लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपके हाउस प्रॉपर्टी के। बस सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। हाँ जी सारे बता दिए मैंने, मतलब जल्दी बता दिए मैंने, धीरे धीरे बताने चाहिए थे, मैंने सारे ही बता दिए। मैंने कहा क्या छुपाना भैया, सारा का सारा चैप्टर खोल के रख दो, काम खत्म हो जाएगा। अब ये निकालते कैसे, ये डीम्ड इनकम आपने निकालना बता दिया, ये जहाँ पे रेंट पर देते हैं निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं वही तो सीखना है, उसके बाद चैप्टर खत्म। दैट्स इट, टाटा बाय बाय। बिल्डर वाली बात दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो 2 साल का बेनिफिट दे रखा है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो भी हम मान लेंगे, 2 साल के बाद मानेंगे, 2 साल तक नहीं मानेंगे, 2 साल के बाद मानेंगे कि आपका भैया ये इनकम है। ये सुनकर शॉक लगेगा आपको कि अगर रेंट पर नहीं चढ़ाया तब भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। इसको बोलते हैं डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट, और एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर कैलकुलेट किया जाता है। ये क्या है एक्सपेक्टेड रेंट, देखेंगे सर क्या होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, देखेंगे सर, यही तो है वैल्यू। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, साल की वैल्यू, पूरी प्रॉपर्टी की नहीं सर, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो नहीं, उसकी सालाना वैल्यू क्या है, सालाना उससे कितना आ सकता है, वो है एक्सपेक्टेड रेंट।
हावेवर ओनली इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने यहाँ इंडिविजुअल लिखा था, पर्सन को काट दिया था मैंने, पर्सन को मैंने यहाँ काट दिया था, पर्सन के बाद मैंने इंडिविजुअल लिखा था, हफ भी ऐड कर लो। दोनों के ही केस में यदि आपने 2 प्रॉपर्टी से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड रखी है तो 2 को तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। बोलो कि भैया मैं रहता हूँ यहाँ पर, कोई रेंटल नहीं आता, कहेंगे कोई बात नहीं सर, रेंटल नहीं आता तो कहाँ से आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करेंगे, बट 2 से ज़्यादा है तो भैया आपको मानना ही पड़ेगा लेट आउट है। ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी को, 2 को छोड़कर ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी को मानना पड़ेगा लेट आउट है, और डीम्ड इनकम पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर जो प्रॉपर्टी को मैं सच में रेंट पे चढ़ा देता हूँ, चाहे डेवलपर चढ़ा दे चाहे मैं चढ़ा दूँ, अगर हमने सच में रेंट पे चढ़ा दिया किसी प्रॉपर्टी को, तो उस केस में दोस्तों, उस केस में भी ये नहीं कि जो रेंटल इनकम आ रही है आप उसी पे टैक्स देंगे। उस केस में भी जो आपका एक्चुअल रेंट आ रहा है उसे आप एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करेंगे, वरना आप बोलेंगे मैंने तो प्रॉपर्टी 1 रुपये पे चढ़ाई है, 1 रुपये मेरी इनकम है, अंदर आपने सेटिंग कर ली, आप दिखाते नहीं रिकॉर्ड्स में। प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आती है, पर आप बोलते हैं गवर्नमेंट को मुझे 1 रुपये की इनकम आती है, बाकी आप कैश ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी चला के इसको बचाने के लिए लोग ये काम करते थे, बचाने के लिए बोला कि भैया देखो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा ना, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो हम उसी को आपका रेंट मान लेंगे कि इतना आपको मिलना चाहिए था, आप कम ले रहे हो, ये आपकी गलती है। एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है तो एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है उसके बाद हम कैलकुलेट करने के लिए उसे यूज़ करेंगे, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पर दी ही नहीं है और डीम टू बी लेट आउट मान रहे हैं तो उस केस में एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा। ये क्या होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसे हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। सारे कॉन्सेप्ट खोल दिए सर, सारे खोल दिए, कुछ नहीं बचा क्या? कुछ नहीं बचा सर, बस सेक्शन नंबर आ गया आपका 22, चार्जेबिलिटी अंडर दिस सेक्शन। किसके लिए ये इनकम टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग हो या लैंड जो उससे जुड़ा हो, उस लैंड को भी रेंट पर दोगे तो भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, क्योंकि वो जुड़ा है लैंड से, क्योंकि वो बिल्डिंग से जुड़ा है। खाली लैंड जो होगा वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होएगा सर, वहाँ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का अंश भी नहीं है। क्या ये सबके लिए टैक्सेबल होता है क्या? मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरे नाम पर तो नहीं है सर, फिर भी मेरे लिए टैक्सेबल होगा क्या? जो बंदा रहता है वहाँ पे उसको देना होगा इनकम टैक्स? ऐसा नहीं है भाई। एसएससी जो है वो ओनर भी होना चाहिए, या फिर वो कम से कम डीम्ड ओनर तो होना चाहिए प्रॉपर्टी का। यहाँ भी डीम्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा, आप ही ओनर हैं, आप ही ओनर हैं। ऐसे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए, वरना आप कुछ ना कुछ झोलझाल करके बोलेंगे यार मैं ओनर नहीं हूँ, आप रहे होंगे, कंट्रोल आप ही का होगा, आप बोलेंगे मैं ओनर नहीं हूँ। उसके लिए भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, भैया डीम्ड ओनर हैं, या तो खुद ओनर हो या फिर मान लिया जाएगा आप ओनर हो, उस केस में भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय ओनर फॉर डूइंग हिज बिजनेस प्रोफेशन, आप वहां से बिजनेस प्रोफेशन ना करें, करेंगे तो फिर पीजीवीपी के चैप्टर में आएगा ना, पैसे कमा रहे हैं, पीजीवीपी इनकम आ रही है। नोट्स है कुछ, ओनरशिप में जो है फ्री होल्ड और लीज होल्ड प्रॉपर्टी दोनों आती है, तो आप ये नहीं बोल सकते भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है फ्री होल्ड नहीं है, 99 ईयर्स की लीज पर है, तो 99 ईयर्स के बाद हो सकता है मुझे प्रॉपर्टी खाली करनी पड़े, और 99 साल जो होते हैं बहुत होते हैं भाई, आप जो है ओनर माने जाएंगे वहाँ के। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली, कागज आपके पास आ गए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई बात नहीं सर, आप ही ओनर माने जाएंगे, आप ही ओनर माने जाएंगे। आपने प्रॉपर्टी खरीद ली ना, पोजीशन ले ली ना, पैसे दे दिए ना, कागज ले लिए ना, ठीक है, उसको आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉपर्टी फिर भी आपकी मानी जाएगी और उससे जो इनकम आएगी आपके लिए टैक्सेबल होगी। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, मतलब लड़ाई झगड़ा, मेरी है या तेरी है, मेरी है या तेरी है, परिवारों के झगड़े होते हैं, या फिर कई बार जो भी लोग होते हैं उनके झगड़े होते हैं आपस में, उस केस में क्या होएगा सर? उस केस में जो आपका डिपार्टमेंट है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कौन ओनर है, टिल द कोर्ट गिव्स इट्स डिसीजन। अब ये मत मान लेना कि कोर्ट की बात नहीं मान रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई तू ही ओनर है, तुझे टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक जो है, जो आपका डिपार्टमेंट है बोल सकता है भैया ये पर्टिकुलर बंदा जो है इसको टैक्स देना पड़ेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा। बाद में जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से फैसला कर लेंगे। अब यहां पर देखिएगा, मिस्टर ए जो हैं वो ओनर है, मिस्टर ए ने, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको बताता हूं मैं। आपने सेक्शन 22 की कंडीशन पढ़ ली है, किसके लिए जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होती है? ओनर होना चाहिए, डीम्ड ओनर होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, उससे लैंड जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आपने पढ़ ली है। अब मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो प्रॉपर्टी को लेते हैं रेंट पे, रेंट पे लेते नहीं, रेंट पे देते हैं मिस्टर बी को, हाँ ये सही रहेगा।
ये ओनर हैं, ये मिस्टर बी को लेट आउट करते हैं, रेंट पर देते हैं। मिस्टर बी जो है मिस्टर सी को जो है आगे सब लेट करते हैं। इसको सब लेटिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि रेंट वाली प्रॉपर्टी को आपने आगे और लेट आउट कर दिया। मिस्टर सी से पैसा आता है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी देते हैं मिस्टर ए को। मिस्टर ए को जो पैसा रिसीव हुआ है तो आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, उससे पैसा आया है, और मिस्टर ए ओनर है तो उसके लिए तो ये रेंटल इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी बिकॉज मिस्टर ए इज द ओनर। दूसरी तरफ मिस्टर बी ने उसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी सी को जो है लेट आउट कर दिया आगे। मिस्टर बी के पास भी रेंट आ रहा है, बट मिस्टर बी जो है ओनर नहीं है, वो सिर्फ टीनेंट है जिन्होंने आगे जो है प्रॉपर्टी को आगे लेट आउट कर दिया है। तो इनके लिए इनकम तो होगी, बट हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। द रीजन बीइंग कि सेक्शन 22 जो है, जो बताता है कि भैया चार्जेबल किसके लिए होगी, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो ओनर होगा या डीम्ड ओनर होगा उसी के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल होगी अंडर दिस हेड। यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो बताइए, हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एग्जाम्पल करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल आज की क्लास में कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए जो हैं या एक इंडिविजुअल हैं, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें वो खुद रहते हैं। क्या उन्हें इस हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, आप बताइए। भाई जो इंडिविजुअल है हफ है वो दो प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, ये तो बेचारा एक ही में रहता है, यानी इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वरना तो ये हो जाएगा, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे, खुद रह रहे हैं, और गवर्नमेंट बोलेगी भैया टैक्स दो इस पे, डीम टू बी लेट आउट मान के। आप कहेंगे भैया छोड़ो यार, हम रह रहे हैं, बख्श दो हमें। तो इसके लिए बख्शने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी की छूट दी हुई है, आप रह सकते हैं, खुद रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर रेंट पे चढ़ाएंगे तो दिक्कत है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि इंडिविजुअल जिसके पास 10 घर हैं, उसमें से 2 प्रॉपर्टी में वो खुद रहता है, 5 प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, और बाकी बची हुई 3 प्रॉपर्टी जो है वो अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का मतलब ना वो खुद रहता है ना उसने रेंट पे दिया है, अनऑक्यूपाइड खाली प्रॉपर्टी पड़ी है। देखिए दोस्तों, जो 2 प्रॉपर्टी है वो तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे एक्चुअली में रहता हो एक्चुअली में ना रहता हो, अपनी चॉइस पर मान सकता है भैया सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इस बात को भी ध्यान रखना आप, अपनी चॉइस पर, कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेता हूँ, उसकी मर्जी है। 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, इन 5 को तो मान नहीं पाएगा। कारण यही है यार, इसलिए नहीं मान पाएगा क्योंकि ये रेंट पे चढ़ाई हुई है। तो जो रेंट पे चढ़ाई हुई है वहां तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेंट जो आ रहा है प्रॉपर्टी से, और एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। एक्चुअल रेंट या एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर वो टैक्सेबल होगा, नहीं तो गवर्नमेंट को आप बोलोगे मैं तो 1 रुपये का रेंट लेता हूँ, वही मेरे लिए इनकम है, तो वो नहीं काम चलेगा सर। बाकी जो 3 हाउस प्रॉपर्टी बच गई है, भले ही ये खाली पड़ी होगी, बट इसको हम डीम टू बी लेट आउट मान देंगे, डीम टू बी लेट आउट इसे मानेंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही आपकी जो है रेंटल इनकम मान लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। ये था एक एग्जाम्पल। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आ रहा है जो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, उसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल नंबर 3 आ रहा है कि एक बिल्डर है जिसने प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करी है जो कि कंप्लीट हो गई थी 22 अक्टूबर 2016 को, यानी काफ़ी साल पहले कंप्लीट हो गई थी, जिसमें से 10 यूनिट जो थे वो बिक नहीं पाए 31 मार्च 2019 तक। वेदर शी हैज़ टू पे एनी टैक्स ऑन दीज 10 हाउस प्रॉपर्टी, आपको बताना है। अब बिक नहीं पाए, बिल्डर का काम जो है रेंट पे चढ़ाने का नहीं है, बनाकर बेचने का होता है, आपको बताना है सर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। द आंसर इज यस होगा, क्योंकि बिल्डर जिस ईयर में प्रॉपर्टी बनाता है उस ईयर के खत्म होने के बाद 2 साल की उसको छूट दी गई है। अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ा पाते तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, पर अगर उसके बाद भी आप रेंट पे नहीं चढ़ाते तो हम डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। जो बिल्डर होगा उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो स्टॉक इन ट्रेड में आएगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है, प्रॉपर्टी बनाकर बेचना। उसके लिए तो स्टॉक है, प्रॉपर्टी का स्टॉक है, इन्वेंट्री है उसके लिए। तो हमारे लिए तो कैपिटल एसेट है, उस बंदे के लिए तो इन्वेंट्री है ना, वो तो खरीद बेचता है या बनाकर बेचता है। अब वो लेट आउट कर नहीं पाया सर, तो 31 मार्च 19 जो है 31 मार्च 19, आफ्टर 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर व्हेन सच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, उसके बाद जो है वो इनकम मानी जाएगी। यानी कि 1920 ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और एक्चुअल में रेंट तो नहीं आ रहा है तो एक्सपेक्टेड रेंट को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या है थॉट और विचार? अगर बिल्डर ने बेनिफिट पीरियड में एग्जाम्पल 1819 में रेंट पर दे दी होती प्रॉपर्टी, तो तब भी क्या बोलता कि 2 साल तक तो टैक्स नहीं लगेगा? द आंसर इज नो। अगर सचमुच रेंट पे चढ़ा दिए तो फिर तो टैक्स लगेगा भाई। इफ एचपी गिवन ऑन रेंट, तब तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी फॉर ऑल हाउस प्रॉपर्टी विच आर गिवन ऑन रेंट।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेंट पे चढ़ाओगे तो है ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, आप ओनर होने चाहिए या डीम्ड ओनर होने चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ लैंड होना चाहिए। बाकी जो केसेस है वो मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस करवा दिए। अगर आपको ये सारी कंडीशन क्लियर है तो उसके बाद कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये सीखना है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते कैसे, यानी एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है, उसमें से क्या डिडक्शन माइनस करना अलाउड है, और कैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल कर आती है। ये सीखने के बाद आप शाम की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर पाएंगे हाउस प्रॉपर्टी की। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा भाई मेरे को कितना रेंटल मिलता है, कितना म्यूनसिपल वैल्यू है, कितना एक्सपेक्टेड रेंट, एटसेट्रा जो है हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।